वेलकम बैक इन ड्रीम क्लास। ये स्टूडेंट्स लास्टली जो हम कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, गैमेटोजेनेसिस। पहले भी पढ़ा आपने, क्या होता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब, दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्टली गैमेट्स, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का बनना, also called as gametogenesis. So we can say that the formation of gametes in both male and female, formation of gametes is called gametogenesis. इसको क्या बोलते हैं? gametogenesis. अब स्टूडेंट से दो टाइप का हम पढ़ेंगे gametogenesis जो होगा इसमें, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपको, ये भी मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जो मेल होता है उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है? ओवरी। क्लियर स्टूडेंट्स? टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म बनेंगे ना। तो टेस्टिस से में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनमें जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, उन सेल्स से, इमेच्योर सेल्स से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड्स का बनना, उनको क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और स्पर्मेटोसाइट सेल्स, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis आपको पता है फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और जो फीमेल गैमेट बनता है दैट इज ओवम। क्या बोलते हैं उसको? ओवम। ये ड्यूरिंग ओवुलेशन साइकिल के टाइम पे बनता है। और मैंने आपको बताया था जो ओवुलेशन है फीमेल में प्यूबर्टी पे स्टार्ट होके कब तक रहता है? मीनोपोज। जब तक मीनोपोज नहीं होता तब तक 50 to 55 ईयर्स की एज तक रहता है फीमेल्स के केस में। और मेल के केस में जो होता है स्पर्म प्यूबर्टी पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्यूबर्टी एज आती है उस टाइम पे जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है, मतलब ये कब तक रहते हैं, बनते कब तक रहते हैं? ओल्ड एज तक। मेल की जो ओल्ड एज हो जाए तब भी स्पर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन फीमेल के केस में 55 ईयर्स तक जो है ओवम बनना बंद हो जाता है। सेकेंडरी स्टूडेंट्स, स्पर्म ज्यादा होते हैं नंबर में, ओवम जो होता है वो कम होते हैं नंबर में। और स्पर्म में क्या शो करते हैं? मोटिलिटी। ओवम मोटिलिटी शो नहीं करता। स्पर्म जो होता है स्मॉल होता है साइज में, और जो ओवम होता है वो कैसा होता है? बिग इन साइज। स्मॉल इन साइज और जो ओवम होता है बिग इन साइज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्टली हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके दो स्टेप आते हैं। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें दो स्टेप आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें फर्स्ट आता है, एक तो हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड आता है स्पर्मिएशन। क्या आता है? स्पर्मिएशन। इसमें स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के केस में दैट इज टेस्टिस होता है। वो बताया था मैंने आपको, टेस्टिस होता है मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब टेस्टिस जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो 250 कंपार्टमेंट्स मैंने बताई थी उनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उनको बोला जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या होगा? इनके अंदर क्या था? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। अब वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे उनके अंदर क्या होगा? दो टाइप की सेल बताई थी मैंने। वन इज स्पर्मेटोगोनिया, जिनको मेल जर्म सेल्स भी बोला जाता है,
also called as male germ cells because these helps in the formation of sperm. सेकंड जो सेल्स थी वो कौन सी थी, सर्टोली सेल्स थी, which has to provide nutrition to the spermatogonia cells. इनका फंक्शन क्या होता है, सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म सेल को, सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है स्टूडेंट्स, इनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये तो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिप्लॉयड है नेचर में, 2n है। अब इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते, सेम रहते हैं, नंबर इंक्रीज होगा सिर्फ सेल का। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगी, सेल्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगी। अब इनका नंबर बढ़ जाएगा, नंबर इंक्रीज हो गया। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर ही क्या होगी, डिवीजन होगी, नंबर बढ़ गया उनका। अब ये क्या होगा, ये जो बनी, अब बहुत सारी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होंगी, उनमें से कुछ सेल्स जो होंगी जो इमेच्योर होंगी, कुछ सेल्स होंगी मैच्योर होंगी। जो सेल्स, कुछ सेल्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जो इमेच्योर सेल होंगी क्या बोलेंगे इनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी कितनी है नंबर में, ये भी कैसी है, डिप्लॉयड है नंबर में। डिप्लॉयड मतलब दे आल्सो कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम, इनमें भी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 46 है, 23 पेयर है, क्लियर। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगी, फर्दर मियोसिस होगी। 1 मिनट, इसको मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, आपको विजिबल नहीं है मे बी, आई थिंक इसके रब कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की अभी। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, उनमें फर्दर डिवीजन होगी, और इनमें कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगी। जिसको क्या भी बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोला जाता है, पहले भी बताया मैंने कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम थे, डिप्लॉयड थी नेचर में, तो इसमें जो डिवीजन होगी, अब वो क्या होंगे, डिवीजन होके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। और अब ये दोनों जो बने वो कैसे होंगी, हैप्लॉइड इन नेचर। जो दोनों ये नई सेल्स बनी है वो कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी नेचर में। और इन न्यू सेल्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे न्यू सेल्स को, जैसे जो न्यू सेल्स है इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी क्या है, फर्दर डिप्लॉयड है नेचर में, सॉरी हैप्लॉइड है नेचर में। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर क्या होगी, इनमें भी क्या होगी, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। फिर क्या होंगे, ये कंप्लीट क्या बना लेंगे, 4 न्यू स्पर्मेटिड्स। इससे क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स। अब इन स्पर्मेटिड से जो है स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो ये क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने। अब इन स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, फर्दर स्पर्म बनेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बना, और ये स्पर्म भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे नेचर में। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे नेचर में, मतलब दे कंसिस्ट 23 क्रोमोसोम। इनमें 23 क्रोमोसोम ही होंगे, नॉट पेयर, ओनली 23 क्रोमोसोम। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियो नॉट स्पर्मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस।
अब आपको पता है स्पर्म बन गए, ये कहाँ बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही है ना ये प्रोसेस, these occur in seminiferous tubules। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हो रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे और बाहर जाके ये कहाँ एम्बेड करेंगे, सर्टोली सेल्स जो होती है ना उसके हेड के ऊपर जाकर अपना हेड कहाँ लगाएंगे, अपनी जो स्पर्म का हेड है वो कहाँ एम्बेड करेंगे, सर्टोली सेल्स में। और फिर उससे सर्टोली सेल्स के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है, तो सर्टोली सेल से क्या ले लेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे फॉर फर्दर मैच्योरेशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। Sperm leave the seminiferous tubule, that is called spermiation। और spermiation और spermiogenesis मिलके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच इज प्रेजेंट इन द टेस्टिस। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो फर्स्ट सेल है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में क्या हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई। माइटोटिक डिवीजन से क्या हुई, फर्दर सेल बढ़ी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, फिर म्यूसिस होगी, क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें फिर क्या होगी, म्यूसिस होगी। म्यूसिस होने से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये स्पर्मेटिड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे। क्लियर। ये जो स्पर्मेटिड्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आके ये जो सर्टोली सेल है ना इनके अंदर एम्बेड करेंगे, इनके अंदर की तरफ जाएंगे और क्या ले लेंगे, इनसे न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बाहर आना टेस्टिस से, दैट इज फॉर स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, पता चल गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो होता है फर्दर, इसमें जो स्ट्रक्चर है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हम कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब इसमें मैंने बताया था आपको, टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के केस में। टेस्टिस के अंदर जो होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कोइल फॉर्म में होते हैं। अब वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर की बात करें हम, उसके अंदर क्या होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं और इसके साथ ही कौन सी होती है, सर्टोली सेल। क्लियर। सर्टोली सेल से पहले भी बताया मैंने उनको, स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल्स। अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है उनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 46 थे, डिप्लॉयड थी नेचर में। तो माइटोसिस होने के बाद नंबर इंक्रीज होगा सेल्स का। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगी जिनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी नेचर में, इन पे भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में क्या होंगी, म्यूसिस होंगी। क्या होगी, म्यूसिस होगी, जिसको क्या भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। अब म्यूसिस होने के बाद क्या हुआ है, देखो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। क्या बने, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उनमें फिर फर्दर म्यूसिस होगी। म्यूसिस होने के बाद क्या होंगे, वो भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, वही रहेंगे 23 पेयर ही रहेंगे, 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे, हैप्लॉइड नेचर ही रहेगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस होने पर क्या मिले, 4 स्पर्मेटिड्स। क्या मिले, स्पर्मेटिड्स मिले। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदल जाना ही क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन।
स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, not spermiation, that is called spermiogenesis, the transformation of spermatids into sperm, spermatids का sperm में convert हो जाना, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, और अब क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये रेडी हो गए। स्पर्म को मैंने आपको बताया था क्या भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, क्या भी बोला जाता है स्पर्म को, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्म है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स में क्या करेंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसके अंदर ही कौन कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है सर्टोली सेल्स के ऊपर आके ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने से क्या करेंगे, इससे जो न्यूट्रिशन होता है ना सर्टोली सेल्स में वो ले लेंगे। क्लियर। तो जो स्पर्म होते हैं वो अपना हेड कहाँ एम्ब्रिड कर देंगे, सर्टोली सेल्स में एम्ब्रिड कर देंगे। फिर एम्ब्रिड करने के बाद वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले लेंगे, फिर न्यूट्रिशन ले लिया, देन क्या करेंगे, ये रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ चले जाएंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाना स्पर्म का, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो बाहर चले गए, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्टली क्या था, स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएट हो जाना स्पर्म में, डिफरेंशिएशन हो जाना स्पर्मेटिड का स्पर्म में, इसको तो बोल रहे थे स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चले जाना स्पर्म का, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये दो प्रोसेस किसमें आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर। तो जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, तो ये दो प्रोसेसेस फॉलो की जाती है, वन इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड अदर इज स्पर्मिएशन। अब डायग्राम में आप दोबारा देख लो, देखो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, माइटोटिक डिवीजन हुई, इनमें माइटोसिस से क्या होगा, इसमें ये दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी जो कैसी रहेंगी, डिप्लॉयड होंगी नेचर में। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगी, क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, हैप्लॉयड है नेचर में। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें फिर मियोसिस होगी, जिससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, किसमें डिफरेंशिएशन, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दे फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएंगे, और स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। अब ये जो स्पर्म बन गए हैं, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही कहाँ जाएंगे, सर्टोली सेल्स पे जाएंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन लेने के बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनसे बाहर आ जाएंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन। तो स्टूडेंट, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन दो प्रोसेस किसमें आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब देखो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गए, अब ये बाहर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है ना स्पर्म, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो था ये, तो इससे ये देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का था, अब इससे बाहर जा रहे हैं, फिर स्पर्मिएशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब इसके साथ आपको बताती हूँ मैं कि कुछ हार्मोन्स का भी रोल प्ले होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी में, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो जो हार्मोन्स है वो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनका भी रिप्रोडक्शन में रोल होता है। तो क्या रोल होता है उनका रिप्रोडक्शन में, ये हम समझते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स, तीन टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन, जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये किससे सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना हमारे ब्रेन में, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है हाइपोथैलेमस, जिससे क्या सीक्रेट होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सीक्रेट होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये फर्दर हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में,
और इसके साथ साथ ही ये किस पे एक्ट करते हैं, जो एंटीरियर, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना उसकी दो रहती है साइड, एंटीरियर होती है और एक होते हैं पोस्टीरियर। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं ये एक्ट करते हैं, फर्स्टली इट इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फर्दर दो टाइप के और हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, LH को क्या भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोला जाता है। अब इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है, FSH कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस, ये जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है फर्दर, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन्स। क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स आपको पता है ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स हार्मोन से प्रोड्यूस करता है। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, और उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में से जो मेनली प्रोड्यूस करता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किसमें प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है और बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करता है मेल की बॉडी में। सेकेंडली फर्दर ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। क्लियर, अब ये देखो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये किसके पास जाता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना लेडिक सेल्स के पास जाता है। लेडिक सेल्स जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। अब लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स पर जाने के बाद जो है ये क्या रिलीज करता है, उनको एक्टिवेट कर देगा, बाय विच दे एबल टू प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है दैट इज FSH, आल्सो कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो FSH है ये कहाँ जाता है, सर्टोली सेल्स पर जाता है। FSH जो होता है ये सर्टोली सेल्स पे जाएगा और सर्टोली सेल्स पे जाने के बाद ये फर्दर क्या करेगा, ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होंगे और वो केमिकल्स भी कहाँ हेल्प करते हैं फर्दर रिप्रोडक्शन में। इट प्रोड्यूस केमिकल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो आता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और जब ये बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है हाइपोथैलेमस से तो ये क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे दो हार्मोन जो प्रोड्यूस होंगे मैंने बताया LH और कौन सा FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये लेडिक सेल्स पे जाएगा, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा जिससे एंड्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और मेन जो होगा टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनको टेस्टिकुलर, जो टेस्टिस से रिलीज होते हैं ना हार्मोन उनको टेस्टिकुलर हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिकुलर हार्मोन। FSH जो है सर्टोली सेल्स पे जाएगा, सर्टोली सेल्स भी क्या करेगी, फिर केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी लाइक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, और फिर वो जो केमिकल्स होते हैं वो भी फर्दर हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हार्मोन्स का रोल होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बहुत बार स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा हार्मोन्स मेल में प्रोड्यूस होता है जिससे मेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइक वॉइस बिकम हार्ड, जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है, हैवी हो जाती है वॉइस, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है फेस पे, चेस्ट पे, जो मेल बॉडी होती है उन पर। तो स्टूडेंट्स ये जो हार्मोन होता है उन चेंजेस के लिए जो चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी में, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, और इसको क्या भी बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स भी बोलते हैं और इसको एंड्रोजन हार्मोन भी बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको स्पर्म में ही जो स्पर्म फॉर्मेशन हुई है उसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ,
और उसके चांसेस भी होते हैं आने के, और जब वो आता है तो आपको डेफिनेटली आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। में किसका स्ट्रक्चर है? स्पर्म का। स्पर्म का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स ये सॉरी, ये स्टूडेंट्स ये जो अपर इसको पार्ट बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे नेक, हेड से जो नीचे की तरफ है दैट इज मिडल पीस, इसको बोलेंगे टेल फॉर द हेल्पिंग मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स आ जाता है ये जो स्पर्म की पूरी बॉडी होती है ना बाहर से, ये किससे कवर्ड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है पूरी बॉडी पे। देखो पूरी बॉडी पे ना कवरिंग जो होती है दैट इज किसकी होती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड स्टूडेंट, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, स्पर्म का न्यूक्लियस, और वो भी क्या होता है आपको पता है? हैप्लॉइड होगा नेचर में, क्योंकि जो स्पर्म गैमेट्स है और वो गैमेट्स क्या होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। अब स्टूडेंट जो हेड होता है ना, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। अब ये सेंटर वाला नेक हो गया। अब ये जो सेंटर पोर्शन होता है इसको मिडल पीस, इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भी बोलते हैं बायोलॉजी में? इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस होता है बिकॉज इट हैज इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है। तो जो स्पर्म में एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है इसमें। क्लियर? और आपको पता है जो एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता भी होगा फुल फॉर्म, +1 10 से पढ़ते आ रहे हो, इवन 9th में भी 8th में पढ़ा होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी किसको चाहिए होती है? टेल को। किसको चाहिए होती है? टेल को चाहिए होती है। अब टेल के पास एनर्जी आएगी तभी तो मूवमेंट शो करेगी। तो एनर्जी यूज्ड बाय द टेल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। किसकी मूवमेंट के लिए? स्पर्म की मूवमेंट के लिए। तो ये एनर्जी कौन यूज करती है? टेल। और ये हेल्प करती है फर्दर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है जो, अब ये देखो जो एक्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता चल गया। एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी किसको रिक्वायर होती है? टेल को चाहिए होती है फर्दर मूवमेंट के लिए। अब टेल मूवमेंट करेगी तभी तो क्या होगा? मेल गैमेट फीमेल के वजाइना में जाएगा, जिससे क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में जाकर फ्यूजन होगी। क्लियर? तो ये फर्दर हेल्प करता है। ये जो टेल है ना, ये किस में हेल्प करे? इंसेमिनेशन में, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन द फीमेल वजाइनल पार्ट और इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब। सो क्लियर स्टूडेंट? और ये जो ऊपर वाला कैप जो स्ट्रक्चर है ना, एक्रोसोम जिसको बोल रहे हैं, ये किस में हेल्प करता है? फ्यूजन में, फ्यूजन विद ओवम। जो मेल गैमेट फ्यूज करता है जब ओवम के साथ, तो उस फ्यूजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपको पता है ये स्पर्म है, सपोज करो ये ओवम है। क्लियर? ये ओवम है। अब ये स्पर्म है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है? अब ये जो इस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्पर्म के ऊपर, ये क्या करता है? जो ओवम की बाहर की शेल होती है, एग की जो बाहर की शेल होती है ना, लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको ब्रेक करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है इसको। और ब्रेक करके क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगी।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक्ट्रोसोम का फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेकेज ऑफ द एग शेल। ओवम की जो शेल होती है उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अभी स्पर्म को पढ़ा है कि क्या स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके जो पार्ट्स होते हैं फर्दर उनका क्या रोल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद हम कुछ वो पढ़ेंगे कि स्पर्म जो होता है वो कैसे न्यूट्रिटिव होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको याद होगा मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था कि वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है ना, तो उनका क्या रोल होता है। एक्सेसरी डक्ट्स की हमने बात की थी, साथ ही हमने किसकी बात की थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की थी। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स की और जो डक्ट्स है इनकी जो सिक्रीशन होती है ना, लाइक सेमिनल वेसिकल, ये तो क्या फर्दर हेल्प कर रही है ट्रांसफर करने में। ये एक्सेसरी डक्ट्स है, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो फर्दर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। और ट्रांसफर करने के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन। क्या होती है स्पर्म मैच्योरेशन। एपिडिडाइमस में स्पर्म जब टेल बनाएगा तो स्पर्म मैच्योर होना शुरू हो जाता है इन पार्ट्स के अंदर, और साथ साथ ही क्या होता है ट्रांसफर भी होता रहता है। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स थी स्टूडेंट्स, अगर जो एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको याद होगा कौन कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स की बात कर रहे थे हम, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल था, ये वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंशिया वो थे, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इनकी सिक्रीशन से जो है क्या बनाता, सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाता, सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर? सेमिनल प्लाज्मा जो होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है फ्रक्टोज का, कैल्शियम का। क्लियर? जो स्पर्म को न्यूट्रिटिव बना देता है। तो जो सेमिनल प्लाज्मा है और वो जो स्पर्मेटिड बने थे ना, स्पर्म जो बने थे, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके क्या बनाता है, सीमन। क्या बनाता है, सीमन। सीमन वो गैमेट होता है जो इंसेमिनेट होता है, जो फीमेल बॉडी में जाता है, जो फ्यूजन में हेल्प करता है। क्लियर? स्पर्म को हम नहीं कह सकते, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो जब स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो क्या बनाता है, सीमन बनाता है, विच फर्दर हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जो एबल होता है फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को। अब ये जो सीमन होता है, हम क्या, ये क्या होता है, मिल्की फ्लूइड, इट इज अ मिल्की फ्लूइड। मिल्की फ्लूइड होता है, मिल्की स्टिकी फ्लूइड, विच फर्दर हेल्प इन, मिल्की स्टिकी फ्लूइड होता है जो किसमें फर्दर हेल्प करता है, विच फर्दर हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। और ये स्टूडेंट जो स्पर्म होता है ना, सीमन जो होता है, एक टाइम के अगर जो फर्टिलाइजेशन में एक टाइम की कोइटस में जो है कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, 200 से 300 मिलियन, मतलब इतने मिलियन स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं एक टाइम के फर्टिलाइजेशन में। तो कितना ज्यादा नंबर होता है स्पर्म का। क्लियर? और ये जो स्पर्म है ना, अब आपको पता है इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब इनमें से क्या होता है 60%, मतलब इतने सारे मिलियन स्पर्म है, इनमें से जो 60% स्पर्म होंगे उनकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर डेफिनेट शेप होगी उनकी, मतलब प्रॉपर हेड होगा, प्रॉपर मिडल पीस होगा, देन टेल होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो प्रॉपर डेफिनेट शेप सिर्फ 60% स्पर्म की होगी, और उन 60% स्पर्म में से भी जो 40% स्पर्म होंगे वो शो करेंगे विगरस मूवमेंट। विगरस मूवमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करना, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिव स्पर्म होंगे, जो बहुत ज्यादा मैच्योर स्पर्म होंगे, वो सिर्फ 40% होंगे। क्लियर? तो स्पर्म तो नंबर तो इतना ज्यादा है, प्रोड्यूस तो इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन जो मैच्योर है, जो एबल है फर्टिलाइज करने के लिए, वो सिर्फ 40% होते हैं। 60% है कि डेफिनेट शेप है प्रॉपर,
लेकिन उनमें से 40% है जो प्रॉपर मूवमेंट होगी, जो फिलोपियन ट्यूब तक जा पाते हैं और फर्दर जिनकी फ्यूजन हो पाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का डायग्राम पढ़ा आपने, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को पढ़ा, कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स? हार्मोन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होता है। इसके बाद आता है फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, दैट इज oogenesis। क्लियर स्टूडेंट्स? oogenesis हम पढ़ेंगे